बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कोर्स के दूसरे लेक्चर में आज आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जी प्रोपोजिशन क्या होती है। A proposition is a declarative sentence, a sentence that declares a fact or represent information that is either true or false. तो ये एक ऐसा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या फैक्ट डिस्क्राइब किया गया होता है, और ये जो सेंटेंस है इसको हम कह सकते हैं कि ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका इसका सिर्फ एक ही केस बनेगा, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस। देखें, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है। अनकरा इज़ द कैपिटल ऑफ द टर्की। अनकरा टर्की का कैपिटल है। तो दूसरा सेंटेंस है जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। थर्ड सेंटेंस इज़ 2 + 2 = 4। अब जो पहले वाला सेंटेंस है ये चूँकि इसमें हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सो दिस सेंटेंस इज़ ट्रू। इसकी जो लॉजिकल वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। और जो दूसरा सेंटेंस है जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इसमें हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सो इट्स रिजल्ट विल बी फॉल्स। और वैसे बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है और जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। और जो थर्ड सेंटेंस है 2 + 2 = 4, वो भी ट्रू है, चूँकि हमें मैथ के जो एडिशन है उसमें से उससे कॉन्सेप्ट हमारा है कि 2 + 2 इज़ ऑलवेज 4। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोपोजिशन क्या हुई, कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन या फैक्ट दिया गया होगा और वो इंफॉर्मेशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट टाइम इज इट? रीड दिस केयरफुली। x + 1 = x + y = z। अब ये चार सेंटेंसेस हैं, इनको हमने देखना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं या फिर ये प्रोपोजिशन हैं भी कि नहीं। तो जो पहला सेंटेंस है ये प्रोपोजिशन नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई बल्कि पूछा जा रहा है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में कि टाइम क्या हो चुका है इस वक्त। रीड दिस केयरफुली, ये सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव नहीं है बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें एक ऑर्डर दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। और जो थर्ड सेंटेंस है ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, लेकिन देखते हैं आगे इसको हम प्रोपोजिशन बना सकते हैं। x + y = z, ये भी प्रोपोजिशन नहीं है, तो इसको भी हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। अब जो थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास सेंटेंसेस हैं, both of the sentences can be turned into propositions if we assign values to the variable x, y and z। अगर यहाँ पर ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर पहले थर्ड सेंटेंस में x वेरिएबल है, फोर्थ में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है। अगर इन वेरिएबल्स को हम वैल्यूज़ असाइन कर दें तो फिर ये प्रोपोजिशंस बन जाएंगी। तो ये क्या है, ये प्रोपोजिशन नहीं है, इनको हम प्रेडिकेट कहेंगे, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप सिर्फ यही समझ लें कि ये वाले सेंटेंसेस प्रोपोजिशन नहीं है, इसलिए हम इनको ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते जब तक हमें x, y और z की वैल्यूज़ गिवन ना हो। अब हम अपनी प्रोपोजिशनल लॉजिक में स्मॉल लेटर्स को यूज़ करते हैं प्रोपोजिशन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। p, q, r, s स्मॉल लेटर्स हम यूज़ करेंगे, और जो ट्रुथ वैल्यू है उसके लिए हम कैपिटल T यूज़ करेंगे,
और जो फॉल्स वैल्यू है उसके लिए हम कैपिटल F यूज़ करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक में। और प्रोपोजिशनल लॉजिक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल था अरस्तु जिसने सबसे पहले ये लॉजिक के ऊपर वर्क किया। और उसके साथ साथ जो इस सब्जेक्ट में हमारे लिए बेनिफिशियल वर्क किया गया वो जॉर्ज बूल था जिसने लॉजिकल ऑपरेटर्स इन्वेंट किए, और उसने अपनी बुक द लॉज ऑफ थॉट में इन ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। तो हम प्रोपोजिशंस तो हमने देखी वो सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड कहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन से मिलके बने, उनको कंपाउंड प्रोपोजिशन कहा जाता है। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम सम टाइम कनेक्टिव्स भी कहते हैं, ख़ास तौर पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथ के कोर्स में इसको हम कनेक्टिव भी कहेंगे। तो अब हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस और लॉजिकल कनेक्टिव्स या ऑपरेटर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है नेगेशन। नेगेशन इसको हम नॉट भी कहते हैं, और इसके लिए ये सैम्बल दो तीन सैम्बल यूज़ किए जाते हैं। Let P be a proposition, the negation of P denoted by not P, also denoted by this symbol is also called not। इसका वैसे एक और भी नाम है, इसे टिल्डा बोला जाता है, TILDE। तो ये दूसरा सैम्बल है जो कि हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं निगेशन के लिए। और तीसरा है बार, P बार। लेकिन मोस्टली हम जो सैम्बल यूज़ करेंगे वो ये पहले वाला सैम्बल है, नॉट सैम्बल, जो हम अपने सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। इज़ द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट द केस दैट P। अब जो निगेशन है उसमें क्या है कि अगर P हमारे पास प्रोपोजिशन है तो जो नॉट P है वो क्या होगी, इट इज़ नॉट द केस दैट P। ये P का अपोजिट होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर P कोल्ड है तो नॉट P कोल्ड नहीं होगा, वो हॉट होगा, ठीक है। द प्रोपोजिशन नॉट P इज रीड एज नॉट P। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ P नॉट P इज द अपोजिट ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P। कैसे, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइंड द निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन अहमद इज स्लीपिंग। अहमद इज़ स्लीपिंग, तो बिल्कुल सादा सी ये बात है। ये अहमद इज़ स्लीपिंग ये प्रोपोजिशन है। अगर हम इसको कह लें कि ये P है, प्रोपोजिशन P, तो इसका निगेशन क्या होगा, द निगेशन इज़ इट इज़ नॉट द केस दैट अहमद इज़ स्लीपिंग। ये तो बिल्कुल वही हमारे पास कंक्रीट सा मेथड हमने फॉलो किया। या फिर सिंपली हम इसको कह सकते हैं अहमद इज़ नॉट स्लीपिंग। तो ये हमारे पास दो इसकी वेरिएशंस आ गई जो कि नॉट P होंगी, ठीक है। निगेशन, इफ P इज ट्रू देन नॉट P इज फॉल्स। अब यहाँ पर दो केसेस बता दिए, इफ P इज ट्रू देन नॉट P इज फॉल्स, एंड इफ P इज फॉल्स देन नॉट P इज ट्रू। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टुडे इज़ फ्राइडे, तो अगर P ट्रू है, मैंने कहा टुडे इज़ फ्राइडे, ये एक प्रोपोजिशन है। या फिर इसको अगर हम P क्या लेते हैं, तो P अगर तो आज फ्राइडे है, तो जो नॉट P है, तो अगर तो आज फ्राइडे है एक्चुअली, तो ये होगा P ट्रू होगा, ठीक है। और इसका P नॉट क्या आएगा, नॉट P आ जाएगा फॉल्स, ठीक है जी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आज फ्राइडे ही नहीं है तो फिर ये वाला P क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है। और जब नॉट P लेंगे तो नॉट P ट्रू हो जाएगा। तो इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक को हमें ऐसे ही देखना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा हमें यूँ कह लें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ती है। तो इफ़ P इज़ ट्रू देन नॉट P इज़ फॉल्स, एंड इफ़ P इज़ फॉल्स देन नॉट P इज़ ट्रू। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। ये आपकी जो बुक है सिलेबस की, उसमें भी ये इमेज मौजूद है।
तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास P का केस है, सिंपल P नॉट P करेगा क्या, अपोजिट कर देगा, जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, ट्रुथ वैल्यू, उसको वो चेंज कर देगा, निगेट कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर था, लॉजिकल कनेक्टिव था, नेगेशन। तो बड़ा सिंपल सा ये ऑपरेटर है। उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम एंड भी कहते हैं, और इसके लिए हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में ये वाला सिंबल यूज करेंगे। लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस, दो प्रोपोजिशंस हैं P एंड Q, द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q, ये वाला सिंबल है जो हम यूज करेंगे कंजंक्शन के लिए। द कंपाउंड प्रोपोजिशन कंजंक्शन, अब कंपाउंड आपको मैंने बता दिया कि दो या दो से प्रोपोजिशन, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को मिला के इकट्ठा लिखने को हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये देखें, एक ये प्रोपोजिशन थी P, दूसरी प्रोपोजिशन Q, इनको हमने इकट्ठा लिखा, इनको हमने कंबाइन किया, कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया बाय यूजिंग दिस कंजंक्शन सिंबल, एंड सिंबल। अच्छा, P and Q is true when both P and Q are true and is false otherwise। अब ये कंजंक्शन में अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं तो सिर्फ एक केस है जिसमें ये इनका रिजल्ट ट्रू आएगा कि दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हों। इसके अलावा अदरवाइज में क्या क्या केसेस आ सकते हैं? अदरवाइज में तीन केसेस आ सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि हमारे पास फॉल्स के केसेस की बात कर रहा हूँ, अगर तो P एंड Q दोनों ही ट्रू हैं फिर तो ये ट्रू हो गया, इफ व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू, ठीक है जी। एंड इज फॉल्स, फॉल्स की बात कर रहा हूँ, फॉल्स। अदरवाइज में तीन केसेस हो सकते हैं कि हमारे पास P फॉल्स हो जाए, या फिर Q फॉल्स हो जाए, या फिर P और Q दोनों ही फॉल्स हो जाएं। तो इन तीनों केसेस में जो रिजल्ट है कंजंक्शन का वो फॉल्स आएगा। ये कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल आपके सामने है। तो ये भी चूंकि आप पहले बेसिक कोर्सेज लेके आए हैं, तो जब हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स आएंगे, दो प्रोपोजिशंस आएंगी, तो उनकी जो पॉसिबल जो उसके कॉम्बिनेशन है वो चार बनेंगे, दो वेरिएबल्स के लिए, दो प्रोपोजिशंस के लिए। तो इसको हम नॉर्मली इसी सीक्वेंस से लिखते हैं। जब हम फर्स्ट वेरिएबल को लिखते हैं तो उससे उसके हम जो डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स, TF, और सेकंड जो उससे हायर ऑर्डर वेरिएबल है उसके लिए हम ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, इसी सीक्वेंस से लिखेंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि P एंड Q उस वक्त ट्रू होंगे जब दोनों ट्रू आए, P कंजंक्शन Q। इसके अलावा किसी भी केस में चाहे Q फॉल्स हो जाए, चाहे P फॉल्स हो जाए, चाहे दोनों फॉल्स हो जाएं, इन तीनों केस में हमारा जो रिजल्ट है P कंजंक्शन Q का या P एंड Q का वो फॉल्स आएगा। तो ये दूसरा कनेक्टिव था कंजंक्शन। उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव डिसजंक्शन, और ठीक है जी, और इसका सैंपल ये आपके सामने है, ये वी शेप में इसका सैंपल हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में। तो लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस, द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P और Q इज द प्रोपोजिशन P और Q। The compound proposition disjunction P or Q is false when both P and Q are false। अब ये false तब होगी, disjunction उस वक्त false होगी जब P और Q दोनों की values false आए, ठीक है, P भी false हो और Q भी false हो, ठीक है जी। and is true otherwise, अदरवाइज में क्या है, P इज ट्रू, Q इज ट्रू और बोथ इज ट्रू। तीन केसेस हो सकते हैं, P इज ट्रू, Q इज ट्रू जी, तीन केसेस हो सकते हैं इसके ट्रू होने के भी, कि या तो सिर्फ P ट्रू हो जाए, या फिर सिर्फ Q ट्रू हो जाए, या फिर बोथ P एंड Q ट्रू हो जाए। तो तीनों केसेस में इसका रिजल्ट ट्रू आएगा।
और फॉल्स कब आएगा, डिसजंक्शन का या और ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब P और Q दोनों की वैल्यूज, P एंड Q दोनों की वैल्यूज फॉल्स हो जाएं। तो ये ट्रुथ टेबल है P डिसजंक्शन Q का। इसमें हम देख सकते हैं कि जिस वक्त P की वैल्यू भी फॉल्स आ गई, Q की वैल्यू भी फॉल्स आ गई, उस वक्त हमारे पास P डिसजंक्शन Q फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कहीं डी ट्रैक ना हो जाएं, ये P एंड Q हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं। जिस तरह से हमने प्रीवियस एक प्रोपोजिशन डिस्कस की थी, अहमद इज स्लीपिंग, तो यू कैन से फर्स्ट प्रोपोजिशन इज अहमद इज स्लीपिंग, ठीक है, एंड सेकंड प्रोपोजिशन इज अली इज वर्किंग, ठीक है। तो इस तरह से कोई दो प्रोपोजिशंस होंगी और उन प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। प्रोपोजिशन P की ट्रुथ वैल्यू और प्रोपोजिशन Q की ट्रुथ वैल्यू, और जो पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हो सकती हैं वो सारे कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। इसके अलावा ये चार के अलावा दो वेरिएबल्स में कोई पांचवा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो उन ट्रुथ वैल्यूज की बेस पे हमने डिसजंक्शन को डिस्कस कर लिया कि डिसजंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद लॉजिकल, कनेक्टिव, एक्सक्लूसिव और एक्सॉर भी कहते हैं इसे, और इसका ये सैम्पल हम यूज़ करते हैं। एक सर्कल है, उसके दरमियान में प्लस का साइन आप कह सकते हैं। तो ये सैम्पल एक्सक्लूसिव और के लिए यूज़ किया जाता है। और एक्सक्लूसिव और में बड़ा सिंपल सा इसका यूँ कह लें कि फार्मूला है कि अगर दो हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं P एंड Q, तो उनमें से एग्जैक्टली एक प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए जबकि दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। द एक्सक्लूसिव और ऑफ P and Q denoted by P exclusive or Q is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true। तो one of P and Q, ये हमारे पास दो propositions हैं, तो इन दो में से वन ट्रू हो तब एक्सक्लूसिव और का रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड इज फॉल्स अदरवाइज, अगर दोनों ट्रू हो जाएं या दोनों फॉल्स हो जाएं तो एक्सक्लूसिव और का रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं कि जिस केस में एग्जैक्टली वन प्रोपोजिशन का रिजल्ट ट्रू है उस वक्त ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आता है। एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और जिस वक्त दोनों ट्रू हो जाएं या दोनों फॉल्स हो जाएं उस वक्त इसका एक्सक्लूसिव और का रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो ये एक लॉजिकल कनेक्टिव था। उसके बाद अब अगला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इम्प्लाइज भी कहते हैं, इफ़ देन भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और उसके लिए हम ये सैम्पल यूज़ करते हैं। implies, let P and Q be propositions, the conditional statement P implies Q is the proposition if P then Q, इसको हम if P then Q भी पढ़ सकते हैं, P implies Q भी पढ़ सकते हैं। which one is appropriate for you, तो नॉर्मली हम इसको if P then Q कह लेंगे। if P then Q is the proposition if P then Q, the conditional statement P then Q is false। कब ये फॉल्स होगी हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट, दिस कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके फॉल्स होने का क्राइटेरिया क्या है, व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, ठीक है। जब P ट्रू हो जाए और Q फॉल्स हो जाए तब इसका रिजल्ट हमारे पास इफ देन का रिजल्ट फॉल्स आएगा एंड ट्रू अदरवाइज। इसके अलावा कोई भी सिनेरियो बन जाए, मतलब ये है कि या तो Q ट्रू हो जाए, ठीक है जी, या फिर P फॉल्स हो जाए, तो तीनों सूरतों में इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P देन Q, P इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस, P को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। और एंटेसिडेंट और प्रीमाइज, एंड Q इज कॉल्ड कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस। तो P हमारे पास हाइपोथेसिस है जबकि Q कंक्लूजन है या कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस के साथ हम इफ का वर्ड यूज करेंगे, इफ हाइपोथेसिस देन दिस कंक्लूजन, ठीक है। इफ वी वॉन द मैच वी विल
वी विल हैव डिनर आउटसाइड, या कुछ भी हम इसमें कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो द स्टेटमेंट इफ P then Q is called a conditional statement because if P then Q asserts declares that Q is true on the condition that P holds। इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं कि Q हमारे पास तब आएगा, Q तब हमारे पास आएगा जब P ट्रू होगा। ठीक है जी, ये डिक्लेयर करता है Q इज ट्रू ऑन द कंडीशन दैट P होल्ड। Q तब ट्रू होगा जब P भी P होल्ड करेगा। A conditional statement is also called an implication। Note that the statement if P then Q is true when both P and Q are true। ठीक है जी, and when P is false no matter what truth value Q has। तो इसको हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं, फिर आगे एक दो एग्जांपल्स हैं उनके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा इसको हम देख लेते हैं कि ये ट्रू कब होगा, व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। जब एक तो केस ये है कि हमारे पास P भी ट्रू हो जाए, Q भी ट्रू हो जाए, और ये एक केस था। दूसरा केस ये था कि व्हेन P इज़ फॉल्स, जब P फॉल्स हो जाए और Q की कुछ भी वैल्यू आ जाए। ये इस तरह से इसको समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए सादा सा तरीका ये है कि आगे हमने एग्जांपल एक दो ऐड की हैं, उनसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ट्रुथ टेबल देख लें। ट्रुथ टेबल में आप ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि अगर P ट्रू हो जाए और Q फॉल्स हो जाए, यानी कि इफ P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो इसी सूरत में रिजल्ट हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का फॉल्स आना है। अदरवाइज हर 3 सूरतों में रिजल्ट ट्रू आएगा, जैसा कि उसने प्रीवियस स्लाइड में भी वाज़े तौर पे कहा कि व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। ये देखें, P एंड Q आर ट्रू, ये P एंड Q आर ट्रू जब होगा तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है जी, और क्या है, एंड व्हेन P इज फॉल्स, when P is false no matter what truth value Q has। सिर्फ P का फॉल्स होना काफ़ी है, Q की क्या वैल्यू आती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये देखें, P फॉल्स है और वंस Q ट्रू है और वंस Q फॉल्स है, बट द रिजल्ट इज़ ट्रू इन बोथ केसेस। तो इसको मैंने बताया कि ऐसे समझना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए, हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। A useful way to understand the truth value of conditional statement is to think of an obligation or a contract। ये एक्चुअली एक ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि पहले हाइपोथेसिस में बनाया जाता है और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो उसका यूँ कह लें कि कंक्लूजन है, वो आता है या उसकी बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉमिस मैनी पॉलिटिशियंस मेक व्हेन रनिंग फॉर ऑफिस इज़। अक्सर जो पॉलिटिशियंस हैं वो जब इलेक्ट होते हैं तो उस वक्त जो उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी हम बात करते हैं। वो क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम पॉलिटिशियन, तो वो कहता है जी इफ़ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। तो यहाँ पर ये जो आई एम इलेक्टेड, ये P प्रोपोजिशन है, एंड देन जो है आई विल लोअर टैक्सेस, ये क्या है, ये Q है। अब इसको हम इम्प्लाइज इफ देन के ट्रुथ टेबल के साथ समझते हैं। तो हमने क्या दिया, इलेक्टेड इज P प्रोपोजिशन एंड लोअर टैक्सेस इज Q प्रोपोजिशन। तो ये इफ P देन Q का रिजल्ट क्या आएगा, देखें, इफ पॉलिटिशियन इज इलेक्टेड ट्रू, देन ही लोअर द टैक्सेस। तो उसने वो इलेक्ट भी हो गया, उसने अपना जो प्रॉमिस था वो भी उसने पूरा कर लिया। हमने ये कहा कि इसको हम ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे समझ सकते हैं। तो चूंकि वो इलेक्ट हो गया और उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, टैक्सेस को लोअर कर दिया, तो इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरे केस में, अच्छा, इलेक्ट हो गया पॉलिटिशियन, बट he fails to reduce the taxes, he fails to lower the taxes। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट भी हो गया है लेकिन इसने
टैक्सेस को लोअर नहीं किया। इट मीन्स इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। तो हिसाब किताब तो अल्लाह ताला करेंगे, लेकिन एक जनरल सी बात ऐसे ही है। तो इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं, जो अपने उनके वादे हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको फुलफिल नहीं करते। तो इलेक्ट हो गया है पॉलिटिशियन और लोअर नहीं किया टैक्सेस को, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है जी। अब तीसरा केस, इलेक्ट ही नहीं हुआ लेकिन उसका पॉलिटिशियन का असर रसूख था, उसने चूंकि कैंपेन चलाई थी, उसका नेक्स्ट इलेक्शन में भी जो है वो दोबारा से कंपटीशन में आने का इरादा है, उसने अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया, टैक्सेस को लोअर कर दिया, तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। इलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, और टैक्सेस को लोअर नहीं कर सका, तो कोई बात नहीं, चूंकि वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, जो हाइपोथेसिस था वही फेल हो गया, वही फॉल्स हो गया। तो टैक्सेस को अगर लोअर नहीं भी कर सका तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। एक और बड़ी मज़े की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड की है, और एज अ मुस्लिम ये एक आपको रूल भी यहाँ से पता चलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, के अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर इजाफा कर दूंगा। जिस नेमत का शुक्र किया जाएगा उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख ली, इफ़ यू आर ग्रेटफुल, ठीक है, देन आई विल श्योरली इंक्रीज यू इन फेवर। ठीक है। तो ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में वर्ड्स लिखे हैं, ये हमारे जो अरेबिक टेक्स्ट है उसमें इनका मीनिंग शामिल नहीं है, यानी कि अरेबिक टेक्स्ट में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने फ्रेज जो उसके इन बिटवीन मीनिंग्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये 2-3 वर्ड्स ऐड किए हैं। ठीक है। तो बड़ी सादा सी बात है कि अल्लाह ताला ने इंक्रीज करना है, पॉजिटिवली इंक्रीज करना है, हमारी फेवर में इंक्रीज करना है, तभी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा। और लाइन अगर, तो अगर के बाद देन का वर्ड नॉर्मली वो आता ही है, चाहे कि ना भी लिखा गया हो। तो अब देखें यहाँ पर पी क्या है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल। पहली बात, पहली प्रोपोजिशन, इफ़ यू आर ग्रेटफुल, अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे। ठीक है। क्यू, देन आई विल श्योरली इंक्रीज यू। दूसरी प्रोपोजिशन क्यू, कि आई विल श्योरली। अब ये देखेंगे, ये जो है ये हाइपोथेसिस है, ये बंदे का काम है, और ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ठीक है। और एक आपको असूल की बात बता दूं कि अल्लाह ताला ही फरमाते हैं खुद, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है, इन्ना बेशक, अल्लाह, ला नहीं, युखलिफुल मिआद, वो वादे को खिलाफ नहीं करता, वादे की खिलाफ वर्जी अल्लाह ताला नहीं करते। ठीक है। जब अल्लाह ने कह दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा नेमतों में, तो ये डेफिनेट चीज़ है, इसमें हमें 1% का करोड़वां हिस्सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका जब हम ट्रुथ टेबल देखेंगे तो हमें बात बड़ी समझ आएगी। तो P क्या है? ग्रेटफुल। Q क्या है? इंक्रीज फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह। तो इसका रिजल्ट आगे हम देखते हैं। इफ वी आर ग्रेटफुल, इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ आई एम ग्रेटफुल, देन अल्लाह ताला ने इंक्रीज कर दिया तो रिजल्ट ट्रू। ठीक है जी। इफ आई एम ग्रेटफुल, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता कि इंक्रीज नहीं हुआ, तो रिजल्ट फॉल्स आ गया। ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं फरमाते। तो लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पर चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, अगर कोई बंदा ग्रेटफुल है, अल्लाह ताला ने इजाफा नहीं किया, तो फिर ये ट्रुथ टेबल में जो वैल्यू आएगी, जो इसकी इफ़ पी देन क्यू, जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। फिर आगे थर्ड केस, अगर मैं ग्रेटफुल ही नहीं हुआ, अगर मैंने शुक्र ही नहीं किया और इंक्रीज हो गया, तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज है,
तो अल्लाह ताला ने बगैर मेरे शुक्र किए ही इंक्रीज कर दिया तो भी ठीक है, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। और अगर मैंने शुक्र नहीं किया और इंक्रीज भी नहीं किया गया, सो देयर वाज नो एनी कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज नो सच अ कॉन्ट्रैक्ट के जी हम शुक्र नहीं करेंगे तो फिर भी अल्लाह ताला इंक्रीज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर इंक्रीज नहीं किया गया तो तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा। तो ये ट्रुथ टेबल था जिसकी मदद से हमने कोशिश की कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को, इफ देन को हम अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोबारा से मैं सिर्फ इसके केसेस आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ उसी सूरत में फॉल्स आएगा, रिजल्ट फॉल्स होगा कि जब P जो पहला हमारे पास प्रोपोजिशन है इफ P वाली, इफ वाली प्रोपोजिशन अगर ट्रू आ जाए और देन Q वाली प्रोपोजिशन फॉल्स हो तब इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज हर 3 केसेस में रिजल्ट ट्रू आना है। अच्छा जी, अब इसमें कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस भी पाई जाती हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती हैं। देयर आर सम अदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आल्सो एग्जिस्ट लाइक इफ P then Q। इन पर्टिकुलर 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स दैट अकर सो ऑफन, बहुत कॉमनली आती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है कन्वर्स, द प्रोपोजिशन इफ Q then P, if Q then P is called the converse of if P then Q। तो P then Q का जो कन्वर्स है वो Q then P है। ठीक है जी, पहली जो कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट आती है रादर देन इफ देन के अलावा वो कन्वर्स है, उसकी वेरिएशन कह सकते हैं हम, कन्वर्स आ जाती है। दूसरी है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P then Q इज द प्रोपोजिशन नॉट Q then नॉट P, नॉट Q then नॉट P, इफ नॉट Q then नॉट P। ठीक है जी, तो ये इसका P then Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसकी कंडीशन है, इसकी जो है वो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद द प्रोपोजिशन नॉट P then नॉट Q इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ P then Q। तो तीसरी जो है वो इनवर्स है जिसमें हम नॉट P then नॉट Q को देखते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास इफ P then Q कंडीशनल स्टेटमेंट थी, ये वाली कंडीशनल स्टेटमेंट और ये बाकी तीनों सारी की सारी आपस में बराबर नहीं है। इनमें से सिर्फ कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि एग्जैक्टली सेम इफ P then Q की तरह से वर्क करती है, बाकी दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, आगे हम अगली स्लाइड्स में इनके बारे में बात भी करते हैं। These 3 conditional statements formed from P then Q only the contrapositive not P then not Q then not P always has the same truth value as if P then Q। ठीक है, सिर्फ contrapositive का सेम रिजल्ट आता है, सेम वैल्यूज आती हैं। To see this note that the contrapositive is false only when not P is false। ये कब फॉल्स होती है? चूंकि वहां पर पहले वाला कंडीशनल स्टेटमेंट का केस देख लें, वो कब फॉल्स होती थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब P ट्रू होता था, जब पॉलिटिशियन इलेक्शन विन करता था और वो टैक्सेस लोअर नहीं करता था, Q जो है वो उस वक्त फॉल्स होता था। तो इस केस में रिजल्ट हमारा ओवरऑल फॉल्स आता था। व्हेन P is true and Q is false। अच्छा, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज फॉल्स ओनली व्हेन नॉट P is false। ठीक है, नॉट P, नॉट P फॉल्स मतलब जब नॉट P is false कहेंगे तो ये बनेगा P। ठीक है, यानी कि P ट्रू दूसरी सिनेरियो में। एंड नॉट Q is true, जब हम नॉट Q is true की बात करेंगे तो ये हमारे पास Q आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, दैट इज ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो ये वो सिनेरियो है, नॉट P इज फॉल्स में P ट्रू हो जाता है और नॉट Q इज ट्रू में Q फॉल्स हो जाता है। तो इस सूरत में कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रिजल्ट फॉल्स आता है, जो कि सेम है कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह से। तो लेकिन हम इसको
फिर अभी सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा मेन टॉपिक है, इसको हम कहीं आगे हमारे लेक्चर्स में ये डिटेल से हमारे पास कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और इनवर्स आएंगे। अभी हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट तक ही हैं, सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशन इसकी और हम करेंगे। नाइदर द कन्वर्स Q then P nor the inverse not P then not Q has the same truth values as P then Q for all possible truth values of P and Q। ठीक है जी, कह रहा है ना तो कन्वर्स का रिजल्ट सेम होता है ना इनवर्स का रिजल्ट सेम होता है, किसके साथ? इफ P then Q के साथ। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। नोट दैट when P is true and Q is false the original conditional statement is false। ठीक है जी, ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम P then Q कहते हैं, बट द कन्वर्स एंड इनवर्स आर बोथ ट्रू। तो P then Q ये तो फॉल्स हो जाएगी किस सूरत में? ये जो केस बताया when P is true and Q is false, इस सूरत में जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट का ओरिजिनल, फिर दोबारा से सुने गौर से, ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। जबकि Q then P का इस सूरत में रिजल्ट आएगा ट्रू, और नॉट P then नॉट Q का रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट भी आएगा ट्रू। सो यू शुड बी क्लियर, वी शुड बी क्लियर कि जो हमारे पास कन्वर्स है और इनवर्स है ये कंडीशनल स्टेटमेंट से मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, when two compound propositions always have the same truth value we call them equivalent, so that conditional statement, I mean to say that original conditional statement if P then Q, we are talking here about original conditional statement if P then Q and its contrapositive are equivalent। contrapositive जो है इसका कंडीशनल स्टेटमेंट का वो और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इसके बरक्स जो कन्वर्स और इनवर्स हैं वो भी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव और एक्चुअल ओरिजिनल कंडीशनल स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट हैं, और दूसरी तरफ कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट आर इक्वल विद ईच अदर। ठीक है जी, ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी। उसके बाद आगे चलें, आगे है बाई कंडीशनल्स, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका सैम्बल ये दोनों साइड पे एरो, इसको हम बाई कंडीशनल कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, IFF इसे लिख दिया जाता है। अनदर वे टू कंबाइन प्रोपोजिशंस दैट एक्सप्रेसेस दैट टू प्रोपोजिशंस हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू, लेट P and Q be propositions, the biconditional statement P biconditional Q is proposition P if and only if Q। तो इसको हम P if and only if नॉर्मली इसको हम बोलेंगे P if and only if proposition। तो इसमें क्या होता है? the biconditional statement P if and only if Q is true when P and Q have the same truth values। ये सिर्फ उस वक्त ही रिजल्ट ट्रू देगा जब P और Q दोनों की वैल्यू या तो ट्रू आ जाए, P भी ट्रू हो Q भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, या फिर P भी फॉल्स हो जाए और Q भी फॉल्स हो जाए तो उस सूरत में रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। ठीक है जी, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड बाय इम्प्लीकेशंस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल है। अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो बाई कंडीशनल का इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो फिर भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। बाकी दोनों सूरतों में रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको हम और देखेंगे। नोट दैट द स्टेटमेंट P if and only if Q is true when both the conditional statements P then Q and Q then P are true। तो ये दोनों साइड पे जो एरो है इसका मकसद ही ये है, इसका मतलब ही ये है कि ये if P then Q भी होल्ड करता है और if Q then P भी होल्ड करता है। ठीक है जी, एंड ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। ये सिर्फ इसी केस में ट्रू होगा
कि जब P देन Q भी होल्ड करे और साथ ही साथ Q देन P भी होल्ड करे। अब इसका चूंकि ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा इसके कंटेंट्स थोड़े लेंथी भी हैं, तो इसकी एग्जांपल्स कुछ हम फर्दर जो हमारा सेशन आएगा डिस्कशन का उसमें हम देख लेंगे। तो सिर्फ इस केस में ये ट्रू होगा जब P देन Q एंड Q देन P ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स का रिजल्ट आएगा। दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड्स इफ एंड ओनली इफ to express this logical connective and why it is symbolically written by combining the symbols this and this। ठीक है जी, ये दो सैम्बल्स को कंबाइन करके थोड़ा सा आप देख लें, ये P है ये Q है, दो हमारे पास ये कंडीशनल दो हम प्रोपोजिशंस हैं। तो जब हम सैम्बल इधर को शो करेंगे तो इसका मतलब होगा इफ P देन Q। ये हम वैसे तो नॉर्मली हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इसको राइट से लेफ्ट रीड करें तो इफ P, सॉरी दोबारा इसको लिख लूं ताकि बात क्लियर हो जाए। वो ये देखें, अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करें इफ P देन Q आ जाएगा। अगर हम टाइम बीइंग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिर्फ समझने के लिए इसको राइट टू लेफ्ट रीड करें इफ P देन इफ Q देन P। ठीक है, इधर से राइट करेंगे तो तब भी ये देन वाला एरो मौजूद है। अगर लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तब भी। तो इसी वजह से इसको इस सैम्बल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बाई कंडीशनल थे। बाई कंडीशनल हमारे पास एक सैम्बल था जिसको जो कि कनेक्टिव बनाने के लिए, कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर सम अदर कॉमन वेज टू एक्सप्रेस P by conditional Q। P is necessary and sufficient for Q if P then Q and conversely। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं P then Q and if Q then P। ठीक है, तो कन्वर्सली का भी यही मतलब है P if Q। अब ये जो IFF है इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। P if and only if Q। तो इसका जो रीडिंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड है वो या तो ये है P if and only if Q, या फिर इसको हम P by conditional Q कह सकते हैं। ठीक है, P by conditional Q या फिर P if and only if Q। बट द सिचुएशन इज दैट कि आप इन चारों में से कुछ भी कह लें चलेगा। P by conditional Q भी चलेगा, P is necessary and sufficient for Q भी चलेगा, if P then Q and conversely भी चलेगा, और फोर्थ वन जो है यहाँ पर P if and only if Q भी चलेगा। तो इट्स अप टू यू, बट रिकमेंडेशन जो है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये वाला मेथड अप्रोप्रिएट है रीडिंग का, P if and only if Q। ठीक है जी, नोट P if and only if Q has exactly the same truth value as P then Q, P then Q, और कंजंक्शन है Q then P, P then Q and Q then P। तो सेम रिजल्ट्स आते हैं दोनों के। ठीक है जी, इसके और इसके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर मुकम्मल है। तो इसका इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए असाइनमेंट भी आपको असाइन कर दी जाएगी। जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन हो, तो हमारा जो डिस्कशन का सेशन आएगा उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।